हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में, जैसा कि आपको ऊपर टैगलाइन में दिखाई दे रहा होगा। तो आज का वीडियो हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड 10 के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ यार, सब्सक्राइब करके आओ एकदम धड़ल्ले से। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म चैप्टर को। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड ही आया है हमारे सामने, फेडरलिज्म। क्या आया है? फेडरलिज्म। क्या होता है ये? ठीक है, हर एक लोग पूछते हैं क्या होता है ये, तो इसको एक सिंपल टर्म में बताने की कोशिश की जाए तो क्या होता है ये। आइए, तो किसी भी सरकार की तरह, मतलब किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का आप नाम ले लो, उसमें पावर को शेयर करने की जरूरत पड़ती है। ये हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हम लोग जब पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें क्लियरली एक्सप्लेनेशन आया था इस बात का कि पावर को दो अलग अलग तरीके से शेयर किया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी थे, और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग जिसमें यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नेंस मौजूद थी। वहां पर हमने याद किया था कि इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। हमने वहां पर सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन लेकर छोड़ दिया था। लेकिन आ गए हैं इस चैप्टर पे हम, तो इस चैप्टर पे आने के बाद हमें इसको एक बहुत ही एक्सप्लेनेटिव में एक बहुत ही इलेबोरेटिव वे में पढ़ना है। तो इसको बड़े स्तर पे पढ़ने के लिए हम इसको बड़े बड़े टर्म्स में लेंगे और लेकर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें वर्ड आया है फेडरलिज्म। फेडरल का मतलब होता है यूनिट्स कनेक्टेड टुगेदर। क्या? फेडरल का मतलब क्या होता है? यूनिट्स कनेक्टेड टुगेदर, वैसे यूनिट जो क्या हो, जो साथ में जुड़े हो। यह सबसे बेसिक आइडिया है फेडरलिज्म का। ठीक है, कि कैसे भी कोशिश करो जहां पर यूनिटों को साथ में जोड़ा जाए और उन यूनिट का एक रखवाला हो, कोई हर एक किस्म की तरह इस यूनिट का भी कोई ना कोई एक रखवाला हो, केयर टेकर हो, जो इसको कंट्रोल करे, जो इस पे बातों पे ध्यान दे। तो ये वाला टॉपिक भी याद रखना कि इसको ध्यान देने वाला या फिर इसकी बातों को कंट्रोल करने वाला एक आदमी चाहिए। तो वो तो हमें मिल गया है, उसके बारे में तो हम जानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि फेडरलिज्म किस तरीके से वर्क करता है, या फेडरलिज्म की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो फेडरलिज्म के बारे में बोलेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट it is a form of government which consist which consist a very complex mode of administration. ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है। क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो एक बहुत ही जो वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद रहता है। यानी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो होता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें बहुत टर्मोइल आते रहते हैं, मतलब झटके आते रहते हैं, अलग अलग किस्म की चीजें बनते रहती है। तो ये बात भी याद रखते हुए चलनी है अपने आप को कि इसमें कौन कौन सी चीजें किस किस मोड में आती हैं, वो बातें भी ध्यान में रखनी होगी। अब आगे आओगे तो हमें और बातें पता चलेंगी। तो यहाँ पर इसने तो बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम चल जाएगा? नहीं ना। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग तरीके से समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इट, इसके सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे, इट सेपरेट्स the authority among units.
ये लाइन भी आ गई अपनी कि ये अथॉरिटी को यूनिट्स में बांट देते हैं, छोटे 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 यूनिट बना दो और यूनिट में अथॉरिटी को बांट दो। अब जैसे जैसे हमारी अथॉरिटी छोटे 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 यूनिट्स में बटेगी, वैसे वैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से चेंज होता जाएगा। और इसी कॉन्सेंट्रेशन पे तो हमें ध्यान देना है कि फेडरलिज्म के वर्किंग्स कैसे हैं। अब जैसे जैसे छोटे छोटे यूनिट बनेंगे, वैसे वैसे इसकी मॉडलिंग चेंज होती जाएगी। अब हमेशा छोटी चीजों को चलाने के लिए कोई एक बड़ी अथॉरिटी चाहिए होती है, कोई एक बड़ी अथॉरिटी हमेशा चाहिए होती है जो इन छोटी चीजों को चला सके। और इन छोटी चीजों को चलाने की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी कहां से मिलती है? तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि इसकी मशीनरी, आइए कि इसकी मशीनरी का एक हेड होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए जो इस पूरे के पूरे टर्म को रिप्रेजेंटेट कर सके। तो आइए इसको देखते हैं। इट्स machinery its machinery is controlled by मतलब इस मशीनरी इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? इज कंट्रोल्ड बाय ए वेरी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। हाँ, तो इसकी मशीनरी जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम पे वर्क करती है। अब हमारा जो पूरा का पूरा प्राइम फेडरलिज्म है ना, ये हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रियों से सीख सीख कर लिया है। अब उसी मैं बार बार इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम्स को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू दूं ना, तो ऐसा ओवरव्यू रहे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस ओवरव्यू से ही क्लियर हो जाए। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो पूरा का पूरा प्राइम तरीके से एक एजेंडा पर बिलीव करता है और उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इस बात में बिलीव करता है और ये एक चीज को तोड़ने के लिए बनाया गया है और उसका नाम है पावर कंसंट्रेशन। तो ये दोनों चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर वर्क करेंगी। इसमें पावर शेयरिंग और पावर कंसंट्रेशन को एकदम खत्म करना होगा, पावर कंसंट्रेशन को हटा के पावर शेयरिंग को लाना होगा, यानी कि इस थॉट को लाना होगा। और इस थॉट को लाने के लिए आप कोई भी प्रॉब्लम लगा लो, कोई भी प्रोसेस लगा लो, वो चलेगी। और इसका कोर आइडिया इसी बात पर बिलीव करता है। इसीलिए इसका एक मैकेनिज्म होता है, जिसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, जिसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले आती है हमारी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सबसे पहले देश में एक सरकार होगी जो पूरे देश को चलाएगी। क्या करेगी? पूरे देश को चलाएगी। और इसका प्राइम एजेंडा क्या होगा? पूरे देश को वर्क कराने पे मदद करना। अब इतना बड़ा टॉपिक है कि वो पूरे देश को वर्क कराने पे मदद कर रहा है, तो कोई ना कोई जरूर प्राइम एजेंडा होगा इसके पास जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी प्राइम एजेंडा में अगर आप ध्यान दोगे तो क्लियरली लिखा हुआ आएगा कि इस प्राइम एजेंडा के नीचे छोटे 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 और भी स्पेसिफिक फंक्शंस बनाए गए होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्किंग पर और क्लियर एक्सपेंस देते हैं। ठीक है, क्या वर्किंग पे और क्लियर एक्सपेंस यही चीजें देती हैं। तो इसके नीचे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एक छोटी सी गवर्नमेंट आती है जो हर एक इलाकों को बांटती है और हर एक इलाकों को खुद की अथॉरिटी देती है। बेल्जियम वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्लियरली हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली थी कि हर इलाका अलग डाइवर्सिटी का होता है और वो अपने लिए खुद की अथॉरिटी मांगता है। इसीलिए इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हमें क्या करना पड़ता है, वैसे छोटे छोटे सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। या इंडिया हटाओ, दुनिया के हर कंट्री में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में डाइवर्सिटी जरूर रहती है और उसी डाइवर्सिटी को खत्म करने के लिए उस इलाके को पावर देनी पड़ती है। और उस इलाके को आप पावर कैसे दोगे? ऐसे ही तो नहीं ना बोल दोगे कि हाँ यार कल से आप अपना लॉ खुद बना लो, ऐसा तो नहीं होता। उनको छोटे छोटे स्टेट्स बनाने पड़ते हैं और उसी को
पावर दी जाती है, उन छोटे छोटे स्टेट्स को पावर दी जाती है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। यानी पहली लेवल पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन उसके पास पूरे देश पर कानून बनाने की पावर होती है, कुछ चीजें छोड़कर। कुछ चीजों पर कौन कानून बनाता है, तो स्टेट के लोग, जिस स्टेट में हमें कानून बनाना है वहां के लोग। और वो व्यवस्था क्या कहलाती है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, अब ये स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद और भी कई चीजें देखने को मिलती है हमें। कहीं कहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे ही बात सॉल्व हो गई, कहीं कहीं लगता है कि इन चीजों को और फर्दर ले जाना होगा, और फर्दर जाने के चक्कर में हम लोग टू लेवल गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जितने ज्यादा जाओगे, फेडरलिज्म का असर उतना ही बड़ा, उतना ही इम्पैक्टफुल, उतना ही डिस्टिंग्विश्ड, एक्सपेंस्ड होते जाता है। डिस्टिंग्विश और एक्सपेंस्ड फर्दर डिवीजन की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी आइए आगे पहले ये देख लेते हैं कि आगे और क्या टॉपिक है, ठीक है। तो अब एक और बार हम लोग आते हैं और फेडरलिज्म के कुछ कॉमन टर्म्स से समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है, तो एक बार आसानी से, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज एन अथॉरिटी, अथॉरिटी, federalism is a government which divides the authority in two forms, कौन कौन से दो फॉर्म्स, तो दो फॉर्म्स में ये अथॉरिटी को डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा, एक होगा सेंट्रल अथॉरिटी, और एक होगा अपना क्या, एक होगा अपना स्टेट अथॉरिटी। क्या, वेरियस या फिर छोटे स्टेट अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी, जो भी छोटे छोटे अथॉरिटी अपनी हो उन पर बंटा होता है। क्या, तो फेडरलिज्म पहले उस सेक्शन में बंटा होता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी में बंटा होता है। अब बात कर रहे हैं जिसकी उसकी। अब फेडरलिज्म कई बार देश में भी हो सकता है, कई बार ऑफिसेज में भी होता है, पुलिस स्टेशन में भी होता है। फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ही है, ये एक सिस्टम है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। आपने ऑफिस में भी देखा होगा, एक सेंट्रल ऑफिस होता है, उसके बाद छोटे छोटे स्टेट ऑफिसेस बने होते हैं, और वो छोटे छोटे स्टेट ऑफिसेस अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, और उन पर अथॉरिटी किसकी रहती है, सेंट्रल अथॉरिटी रहती है। तो वैसे ही एक सेंट्रल और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो भी उससे बना है वो अथॉरिटी। ये बात भी याद रखने लायक हो जाती है, और ये बात भी हम आसानी से याद रख सकते हैं, इजी था। अब आते हैं अगले टर्म पर कि फेडरलिज्म के बारे में जबरदस्त खासियत क्या है। फेडरलिज्म has two level of government. Federalism has two level of government. दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, और इन दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में काम क्या क्या होता है। अब वन फॉर सेंट्रल और एंटायर सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंटायर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा बी अदर फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझ में आया होगा पावर शेयर करने का प्राइम मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास पावर है, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पावर को शेयर कर लें तो एफिशिएंसी
बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, फीचरिंग बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। अब साथ ही साथ फेडरलिज्म बोल रहा है कि यहाँ पर हम अथॉरिटी का डिवीजन कर रहे हैं, और ये भी बोल रहा है कि हम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे रहे हैं। और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देने के बाद ये हाल है, तो सोचो हम लोग क्या और कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है कि 2 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। और वो कौन कौन सी हैं? पहली है सेंट्रल अथॉरिटी, जिसका काम सेंटर या एंटायर सिस्टम का संभालना है। आपको काम दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप पूरे देश को संभालो, आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे संभालते हो, आप जैसे संभालना चाहो संभालो, पूरे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन आपका। ये तो क्लियर हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं पर एक और बात आती है, फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डे टू डे सर्विसेज। अब जैसे सड़क बनानी है, यहां पर सड़क बनानी है, अपने गांव में सड़क बनानी है, तो उसके लिए क्या हम विदेश से लोगों को बुलाएंगे? नहीं ना, तो हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या काम करना है। तो एक ऐसा अथॉरिटी होता है, हमारे घरों में भी हम लोगों को ये वाली पावर शेयरिंग देखने को मिलेगी, हम इसको भी वहां तक भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम अपने घर पे जोड़ना स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे? एक हो गए हमारे घर के एक मुख्य सदस्य होते हैं, जो घर के प्राइम वर्क्स को डिसाइड करते हैं, उनकी मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होता, तो वो हमारे सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं, जिनके मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं, जैसे झाड़ू लगा देना, ये सब काम, तो ये सब काम के लिए तो पूछने नहीं जाएंगे ना, तो उन सब कामों के लिए अदर एडमिनिस्ट्रेटिव्स रखे गए होते हैं, जो छोटे 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 अदर फंक्शंस करते रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अलग अलग, दोनों ही लेवल ऑफ अथॉरिटी अपने अलग अलग तरीके से वर्क करती है। वैसे ही देश का भी केस होता है, एक इंटरनेशनल टर्म में बात करते हैं, ये पूरे देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या करते हैं? पूरा देश कैसे चलेगा, पूरे देश की वर्किंग कैसे होगी, पूरे देश के लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन एक्सट्रीमिस्टन कैसा होगा, ये बात भी याद रखने लायक आ जाती है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होता है जो इंटायर फंक्शनिंग को संभाल लेता है और तो अपने काम में वर्किंग में लगे रहता है, हमारे वर्किंग इसी टाइप में काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 फंक्शंस थे। अब एक जबरदस्त फीचर ये होता है कि बोथ ऑफ द लेवल have both of the level have certain power, both of the level have certain powers। अब इन दोनों लेवल के पास थोड़ी थोड़ी पावर होती है, और एंड दे had certain resources to resources टू, मतलब दोनों लेवल के पास थोड़ी सी पावर और थोड़ी सी रिसोर्सेज होती है। अब इनकी पावर एक दूसरे से ओवरलैप ना हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे इनकी पावर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी ओवरलैप नहीं करती है। ये बात भी याद रखने लायक होती है कि इनकी पावर की ओवरलैपिंग एक कॉमन टर्म हो जाता है, जो हम लोग आसानी से कहीं पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आगे हमारे चैप्टर में क्लियर किया हुआ है कि कैसे ये ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है। अब अगर हम फेडरलिज्म का कॉम्पोजिशन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से करें तो क्या होगा? मतलब ये हुआ एक फेडरल सिस्टम, और एक होगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर एक ही सरकार है जो पूरे देश को चला रही है, एक ही सरकार सभी चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो वहां पर क्या होगा? इफ वी स्टार्ट कंपेरिजिंग दिस विथ यूनिटरी गवर्नमेंट, अब सबसे पहले कुछ लोग बोलेंगे कि सर यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होगा? तो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब जहां पर एक ही सरकार है, जहां पर सेंट्रल अथॉरिटी है, सब कुछ वही चला रही है, यानी कि पावर शेयरिंग हुई ही नहीं है। पावर शेयरिंग नहीं हुई तो क्या होगा? सेंट्रल अथॉरिटी नियम बनाएगी, पूरा देश उसको फॉलो करेगा। सेंट्रल अथॉरिटी के नियम पब्लिकली हर जगह एक्सेप्ट किए जाएंगे, यहां से एक ऑर्डर होगा, वो पास होगा और छोटे 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 इलाकों में बांट दिया जाएगा, और यही ऑर्डर को फॉलो करना इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? तो आइए एक बार इसका भी देख लेते हैं, इसका भी, हाँ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज ए फॉर्म ऑफ
government which only comprise one government। मतलब ये एक वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही पाई जाती है। मतलब ये एक वैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही लेवल देखने को मिलेगा। किसका? गवर्नमेंट का एक ही लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारी सरकार होगी या जो हमारे अथॉरिटी होंगे चीजों के, वो किस टाइप के होंगे? वो कुछ ऐसे होंगे कि उनका सरकमस्टांसेस ये होगा कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि आपको ये करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को उसको करना पड़ेगा क्योंकि अथॉरिटी ही नहीं है, पावर का डिवीजन हुआ ही नहीं है, फेडरलिज्म हुआ ही नहीं है। तो यूनिटरी में वैसा, लेकिन एक फेडरल कंट्री में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं देती, डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहां पर अपनी सर्टेन पावर्स के साथ होती है, अपनी सर्टेन पावर्स के साथ होती है। हर काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम खुद से भी कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो वो खुद के करके क्या कर सकते हैं? आराम से रह सकते हैं और वर्किंग को आराम से काम करा सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखने वाली आ जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें क्लियरली पढ़ने पे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम के क्षेत्र डिसाइड करके रखे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ काम के क्षेत्र डिसाइड करके अलग रखे हुए हैं। इन दोनों टॉपिक्स को हम अभी समझ गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा।